तो मेरे प्यारे बच्चों, लेट मी स्टार्ट टुडेज लेक्चर। आज हमें सबसे पहले करना है क्वेश्चंस बेस्ड ऑन स्पेक्ट्रम। क्वेश्चंस बेस्ड ऑन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। जो हमने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ा था बेटा, उसके ऊपर क्वेश्चन किस किस तरह के बन सकते हैं, हाउ वी शुड डू दैट, ताकि हमारे से कभी कोई क्वेश्चन गलत ना हो। देखो बेटा, सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे को इसमें पूछा जा सकता है, द फर्स्ट वन क्वेश्चन इज that is calculation of number of lines. Calculation of number of lines. Calculation of number of lines. कितनी लाइंस स्पेक्ट्रम में आएंगी, आ सकती पॉसिबल लाइंस, ठीक, उसके बारे में पूछा जाता है। जैसे आपको क्वेश्चन दे दिया, क्वेश्चन बोला एन इलेक्ट्रॉन इज excited to fifth shell. ठीक, an electron is excited to fifth shell. Find the number of lines. Find the number of possible lines. Possible lines when it falls to. When it falls to. Falls to. Number one, ground state, ठीक, and number two, third shell. ग्राउंड स्टेट एंड थर्ड शेल, ठीक है जी। तो देखो बेटे, बेसिकली अगर हम इसकी बात करें, फाइंड द नंबर ऑफ लाइंस, आपको पूछा है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो कहां गिर गया, कहां चला गया है। आपको बोला इलेक्ट्रॉन जो है दैट इज एट द फिफ्थ लेवल, और फिफ्थ लेवल से नीचे गिर रहा है। आपको पूछा है कितनी लाइंस इसकी बन सकती है, हाउ मेनी लाइंस ऑफ दिस कैन बी देयर, कितनी पॉसिबिलिटी हो सकती है लाइंस की, ये निकालने के लिए हमसे पूछा है। देखो बेटे, ज्यादातर लोग इसको करवाने के लिए ना क्वेश्चंस देते हैं, ज्यादातर इसको करवाने के लिए यू कैन से इक्वेशन बनाते हैं लोग। अब इक्वेशन क्या बनाते हैं, इसमें इक्वेशन लिख करके दिया करते हैं बेटा कुछ इस तरह से। वो जो एपी जीपी की इक्वेशन, एपी की इक्वेशन पढ़ी होगी 10th में, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की। लेकिन बेटा मैं थोड़ा कॉन्सेप्ट से समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि बेटा कितने फॉर्मूला के रट्टा मारोगे, क्योंकि इसका अलग फॉर्मूला आएगा, इसका अलग आएगा, ठीक। ग्राउंड स्टेट का फॉर्मूला अलग और किसी और स्टेट का फॉर्मूला अलग, तो रट्टा ना मारो। मैं आपको एक सिंपल थॉट बताता हूं, इसमें ज्यादा समय लगता ही नहीं है, ठीक। तो आप कैसे करोगे, पहले लॉन्ग कट और फिर शॉर्टकट, पहले लॉन्ग कट और फिर शॉर्टकट। देखो बेटा, जब हम इसका लॉन्ग कट की बात करेंगे तो हमने बोला फिफ्थ पे है, हम बोलेंगे फिफ्थ से फोर्थ पे गिर सकता है, फिफ्थ से थर्ड पे गिर सकता है, फिफ्थ से सेकंड पे गिर सकता है, फिफ्थ से फर्स्ट पे गिर सकता है, ठीक है जी। उसके बाद फोर्थ पे अगर पहुंच चुका हो तो फोर्थ से थर्ड पे गिर सकता है, और फोर्थ से सेकंड पे भी गिर सकता है, फोर्थ से फर्स्ट पे भी गिर सकता है। उसके बाद अगर थर्ड पे पहुंच गया हो तो थर्ड से सेकंड पे भी गिर सकता है, और थर्ड से आपके पास फर्स्ट पे भी गिर सकता है, और लास्टली ये अगर सेकंड पे पहुंच गया होगा तो सेकंड से फर्स्ट पे भी गिर सकता है। ऐसे करके हमने पहले फिफ्थ से किया, फिफ्थ से फोर, फिफ्थ से थ्री, फिफ्थ से टू, फिफ्थ से वन, फोर से थ्री, फोर से टू, फोर से वन, थ्री से टू, थ्री से वन, टू से वन। ये एक लंबा तरीका बताया मैंने पहले समझने के लिए, ठीक, समझने के लिए किया हमने इसको। लेकिन इसका शॉर्टकट भी समझ लो, यहीं पर शॉर्टकट समझ लो ताकि आपको कोई मुश्किल ना रहे। शॉर्टकट क्या है, जैसे नंबर आपको 5 दिया है, ठीक, फिफ्थ शेल आपको दी है, तो आप क्या करो, 5 - 1 कर दो, दैट इज 4। 4 के अंदर सारे, 4 के बाद वाले सारे नंबर आपस में जोड़ दो, यानी 4 + 3 + 2 + 1, तो नंबर ऑफ लाइंस आ गई आपके पास 10। अगर आप यहां से भी देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इवन देन तब भी 10 होती। इसी तरह से मान लो अगर आपको बोला इलेक्ट्रॉन इज एट द 7th लेवल, 7th शेल, और आपको बोला ग्राउंड शेल तक जाते हुए कितनी नंबर ऑफ लाइंस होंगी, तो 7 - 1 कितने हो गए, 6। तो 6 ऑनवर्ड, 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1, एक माइनस करके बाकी सारे नंबर्स को ऐड कर दो, तो सबसे आसान शॉर्टकट हो गया ये आपके पास। आपको एपी का फॉर्मूला याद रखने की जरूरत ही नहीं, ठीक है जी। या फिर ऐसे निकाल लो या फिर ऐसे शॉर्टकट। बोलो ये समझ में आया कि नहीं आ गया?
नाउ एट द थर्ड लेवल, जब हमने बोला थर्ड शेल तक, तो बेटा थर्ड से ऊपर वाली सारी लाइंस खत्म कर दो, यानी ये खत्म कर दो। थर्ड तक बोला है तो या तो 5 से 4, 5 से 3 या 4 से 3, सो आंसर इज 3 ओनली, आंसर इज 3 ओनली। ठीक, यहां से निकाल सकते हैं, बट इसको और भी आसानी से, इसका भी शॉर्टकट है। इसका शॉर्टकट क्या है? इसका शॉर्टकट और भी इजी है बेटा। ठीक, कैसे? कैसे? हमारे पास थर्ड शेल तक पहुंचाना है, तो 3 से 2, 3 से 1, यानी कि दो लाइंस नहीं मिलेगी, तो इनमें से दो दो माइनस करना है। तो यहां से 2 प्लस 1 प्लस 0, आगे 1 प्लस, मतलब दो दो माइनस करने दो। देखो थर्ड शेल तक पहुंचाना है, तो 3 माइनस 2, 3 माइनस 1 2, यानी दो लाइंस गायब कर देने का। तो दो लाइन गायब करने का, 4 की जगह 2 आ गया, 3 की जगह 1 आ गया, 2 माइनस 2 0 हो गया, इसमें तो कुछ बचा ही नहीं, तो टोटल मिला के 3 आ गई ना, तो इसका आंसर 3 हो गया। सर नहीं समझ में आया, मान लो इसमें पूछा होता सेकंड शेल तक, 7 से सेकंड शेल तक, सेकंड से 7 से सेकंड शेल तक। अब सेकंड शेल यानी 2 माइनस 1 1, तो इन सब में से 1 1 कम कर दो, इन सब में से 1 1 कम कर दो, तो यहां पे आएगा 5, यहां आएगा 4, यहां आएगा 3, यहां आएगा 2, यहां आएगा 1, यहां आएगा 0, तो टोटल वैल्यू क्या हो गई? 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1, सिंपल, दैट इज 15। क्लियर हो गया? जैसे मान लो अगर बेटे हमने 7th से 4th तक बोला, हमें बोला 7 से 4th तक नंबर ऑफ लाइंस निकालनी है, 7 से 4th तक नंबर ऑफ लाइंस निकालनी है, तो कैसे निकालोगे? देखो बेटा 7 से आना था 6 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1, ये तो होना था ग्राउंड स्टेट तक, बट हमें कहां तक पूछा? 4th तक, तो 4 माइनस 1 3, इन सभी में से 3 3 माइनस कर दो, इसमें से 3 माइनस किया 3 आ गया, इसमें से 3 माइनस किया 2 आ गया, इसमें से 3 माइनस किया 1 आ गया, इसमें 3 माइनस किया 0, आगे बचा ही कुछ नहीं, माइनस में थोड़ी जाएंगे हम लोग, तो टोटल मिला के कितनी होगी? 3 प्लस 2 प्लस 1, दैट इज 6। तो ऐसे 6 लाइंस हो गई। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी बोलना यस और नो। अब बार बार मेरे को हर्षिता जी पूछ रही हैं कि सर एपी का फॉर्मूला नहीं लगा सकते, एपी का फॉर्मूला। अरे भाई बेटा हर्षिता, मैंने शुरुआत ही यहां से की कि आप इसमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का एपी का फॉर्मूला लगा सकते हैं, पर मैं आपको फॉर्मूला से बचाना चाह रहा हूं। मैं चाह रहा हूं कितने फॉर्मूला याद करोगे, कभी कभी फॉर्मूला भूल जाता है, और मोरओवर यहाँ का फॉर्मूला यहाँ का दोनों का फॉर्मूला अलग अलग होगा, कहीं उसमें ऊपर नीचे कर बैठे नंबर खोदोगे, तो दिस इज नॉट अ डिफिकल्ट टास्क टू डू ना बच्चे। ठीक, तो जरूरी थोड़ी है कि जैसे और लोग करते आप भी वैसे ही करेंगे, और लोग गलतियां भी तो करेंगे ना। हमने वो काम करना है जिससे गलती होने के चांस 0%। ठीक, हमें कुछ याद नहीं रखना है, हमें कोई रट्टा नहीं मारना है, हमें तो सिंपल सी बात है, बोला कि जी 10th शेल से बोलो कितनी कितनी लाइंस होंगी, तो भैया 10 माइनस 1 कितना हुआ? 9, 9 के आगे नंबर जोड़ेंगे, 9 प्लस 8 प्लस 7 प्लस 6, फटाफट से जोड़ करके आंसर दे देंगे। अगर बोला 10 से 6 तक, तो बेटा 6 माइनस 5, तो 5 5 उन सभी लाइन में से माइनस करते चले जाना, तो नंबर ऑफ लाइंस आपके पास आ जाती हैं। तो दिस इज हाउ यू कैन कैलकुलेट लाइंस। एम आई क्लियर नाउ? सर जी बेटा। सर जब हमें ग्राउंड स्टेट के निकालने होते हैं तब हमें फिर वो माइनस करने की जरूरत नहीं पड़ती, जैसे अपने 7 to 4 में मैंने जैसे 4 माइनस 1 3 किया था, फिर वो 3 में से कम करने शुरू किए थे। क्या बोल रहे हो यार वंश, मैं तो समझ ही नहीं रहा हूं तुम्हारी बात। सर मैंने कहा जैसे अपने, ये मैंने लिखे थे हाँ 7 से जी, ग्राउंड स्टेट, हाँ जी सर, ये 7 से ग्राउंड स्टेट। अब मैंने बोला कि 4th तक जाना है, तो बोला कि 4th तक जाना है, तो 4 माइनस 1 3 3 3 इन सब में से माइनस करना है, इसमें से 3 माइनस किया तो 3 आ गया, 5 में से 3 माइनस किया 2 आ गया, 4 में से 3 माइनस किया 1 आ गया, 3 में से 3 माइनस किया 0 आ गया, 2 में से 3 तो माइनस कर ही नहीं सकते हो ना, माइनस में हाँ तो जी, हाँ जाना जी, नहीं है, इसलिए ये खत्म, तो टोटल मिला के ये आ गई लाइंस। दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। ओके सर, वो थोड़ी कंफ्यूजन हो गई थी, ठीक है अब ठीक है। मान लो आपको बोल दिया कि आपके पास 7th शेल है, 7 से आपको बोला 2
थर्ड शेल तक आपने गिराने हैं इलेक्ट्रॉन, और आपको बोला कि अब नंबर ऑफ लाइंस बताओ। तो भैया 7 की पता थी, 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1 ये होनी थी 7 से, लेकिन आपको बोला थर्ड से, तो 3 - 1 कितना हुआ 2, इसमें से 2 माइनस कर कितना आया 4, प्लस इसमें से 2 माइनस कर कितना आया 3, इसमें से 2 माइनस कर कितना आया 2, इसमें से 2 माइनस कर कितना आया 1, इसमें से 2 माइनस कर कितना आया 0, और 1 में से होना नहीं, तो बेटा आंसर आ गया 4 + 3 + 2 + 1। क्लियर हो गया अभी? यस, अब ठीक है, ओके। So this is number of lines, how to calculate in a shortcut way or in a long cut without knowing any formula. Otherwise, if you want, you can rectify the formula of AP and can put it here. ठीक, आप चाहो तो आराम से रट्टा मारो और फॉर्मूला लिखो, मेरे को कोई इससे दर्द नहीं है। ठीक, तो ये था नंबर ऑफ लाइंस कैलकुलेट करने का तरीका। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास नंबर ऑफ लाइंस पे ही आता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑन द नंबर ऑफ लाइंस। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन दे रहा हूं आपको। क्वेश्चन नंबर सेकंड मैंने कहा कि एन इलेक्ट्रॉन is jumped into fifth shell while coming back to ground state, it gives one red photon and one other photon. Find the two transitions. हमें यह बोल दिया गया है कि भाई इलेक्ट्रॉन को हमने जंप कराया फिफ्थ शेल पर, अब फिफ्थ शेल से वापस गिर रहा है और 2 फोटोन दे रहा है, यानी 2 बार में नीचे आ रहा है। एक फोटोन का कलर रेड है, आपने दोनों का ट्रांजिशन बताना है कि किस लेवल से किस लेवल पे गिरा है। अब देखो बेटा, डू यू हैव एन आइडिया कि हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन? क्या कोई अपना दिमाग लगा सकता है? यस आर्यन, वेरी सही। देखो बहुत सिंपल है, क्योंकि हमारे पास आर्यन, शाबाश बेटा, इधर रेड फोटोन दिया है। रेड फोटोन का क्या मतलब है? रेड फोटोन का मतलब है विजिबल लाइट। ठीक, और वो बाल्मर सीरीज होती है। विजिबल लाइट इज बाल्मर सीरीज, इजंट इट? विजिबल लाइट इज बाल्मर सीरीज। तो ये बाल्मर सीरीज होती है, और बाल्मर सीरीज का N1 ग्राउंड स्टेट वो 2 होता है। तो भैया फर्स्ट ट्रांजिशन जिसमें N2 एक्साइटेड स्टेट 5 था और बाल्मर सीरीज में दी है तो N2 2 हो गया, और ऑब्वियसली सेकंड जो होगा उसमें 2 to 1 होगा, क्योंकि जब 2 तक पहुंच गया तो 2 से तो आगे 1 पे ही गिरेगा ना, और ज्यादा तो नहीं गिर सकता। तो ऑब्वियसली 2 ट्रांजिशन है, 5 to 2 दैट इज रेड फोटोन जो था, और 2 to 1 उसके बाद वाला। तो इसका आंसर 5 to 2 क्यों आया और फिर 2 to 1 क्यों आया? क्योंकि भैया विजिबल लाइट आई थी। अब यहाँ रेड की जगह आपको येलो दिया होता तब भी यही होता, ब्लू दिया होता तब भी यही होता, कोई भी विजिबल लाइट दी होती तो N1 2 आ जाता, और N2 यानी एक्साइटेड स्टेट तो दे ही रखी थी। तो यहां तक ये पहुंच गया एक फोटोन से। अब 2 से नीचे कहां गिरेगा भाई? 2 से नीचे तो 1 पे गिरेगा, तो दूसरा फोटोन हमेशा ये होगा। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? यस सर, कैन यू प्लीज रिपीट? बेटे मैंने कहा कि आपके पास रेड कलर का फोटोन है। रेड कलर का फोटोन मतलब विजिबल लाइट का मतलब बाल्मर सीरीज का N1 यानी 2। तो भैया ये 2 पे गिरा है, कहां से गिरा है? फिफ्थ से। अब फिफ्थ से 2 पे गिर गया तो 2 से आगे कहां गिरेगा मेरे दोस्त? ग्राउंड स्टेट। तो ग्राउंड स्टेट कौन सी होती बेटे? फर्स्ट। तो आंसर क्या आया? पहले 5 से 2 तक जाएगा, फिर 2 से 1 तक। क्लियर हो गया?
तो ये इस तरह से करके हम इस क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। दिस इज अ वेरी वेरी गुड क्वेश्चन बेसिकली, ठीक, क्योंकि इसमें पता नहीं चल रहा है और हमें पता भी सब कुछ है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पहले लाइंस निकाली, फिर मैंने आपको दूसरा थ्योरेटिकल क्वेश्चन दिया, अब तीसरा थ्योरेटिकल क्वेश्चन हम कर रहे हैं, ठीक है। हमें ये कह दिया गया an electron is sent to an excited state and come back to the ground state। ये क्वेश्चन देखिएगा, बहुत ही लंबा चौड़ा क्वेश्चन है। An electron is excited to an excited state, to an excited state and comes back to ground state in hydrogen। ठीक, फिर ये कहता है it gives some lines with following characteristics। it gives some lines with following characteristics। और कैरेक्टरिस्टिक क्या दी है, बोला नंबर 1 इट्स फ्रीक्वेंसी, कोई एक लाइन होगी, इट्स फ्रीक्वेंसी इज सम ऑफ frequencies of Lyman and Balmer, Lyman and Paschen line। ठीक है जी। दूसरा बोला, कोई दूसरी थी, इट्स वेवलेंथ is sum of Balmer line and Paschen line। ठीक है जी। फिर बोला इट्स फ्रीक्वेंसी या इट्स वेव नंबर is sum of Lyman and Balmer line, but no bracket line। Find the transition। अब ये क्वेश्चन देखने में जितना बड़ा लग रहा है, जितना टाइम मैंने इसको लिखने में लगाया है, सॉल्व करने में एक चुटकी भी नहीं लगती है। कहने का मतलब ये है कि इसमें लाइमन लाइन आ सकती है, मतलब लाइमन लाइन के बराबर हो सकता है। लाइमन लाइन आएगी तो उसका N1 क्या होगा, ग्राउंड स्टेट कौन सी होगी, N1, दैट इज 1। तो एक श्योर है कि लोअर से लोअर ये 1 पर तो गिर ही सकता है, 1 पे तो गिरेगा ही गिरेगा। क्यों, क्योंकि लाइमन लाइन आ रही है। दूसरी बात, इससे बाल्मर लाइन भी मिल रही है, ओके डन। तो मतलब सेकंड से ऊपर है। बाल्मर लाइन तब आएगी जब सेकंड पे गिरेगा, तो सेकंड से ऊपर है। पास्चन लाइन भी आ रही है, यानी थर्ड पे भी गिर रहा है। थर्ड पे गिर रहा है तो थर्ड से ऊपर होना चाहिए। थर्ड से थर्ड पे तो नहीं गिरेगा ना भाई, थर्ड से ऊपर होगा तभी थर्ड पे गिरेगा। बट नो ब्रैकेट लाइन, यानी फोर्थ पे नहीं गिर रहा है। फोर्थ पे नहीं गिर रहा है। अगर फोर्थ पे गिरता तो ब्रैकेट लाइन भी आती, यानी फोर्थ से ऊपर नहीं है। अगर फोर्थ से ऊपर होता तो फोर्थ पे गिरता तो ब्रैकेट लाइन भी आती, लेकिन ब्रैकेट लाइन नहीं आ रही है, इसका मतलब फोर्थ से ऊपर नहीं है। फोर्थ से ऊपर नहीं है पर 3 से ऊपर है, क्योंकि पास्चन लाइन तो आ रही है। 4 से ऊपर नहीं है, 3 से ऊपर है, तो इसका मतलब N2 क्या होगा, N2 होगा 4, क्योंकि 4 पे हुआ
तो 4 से अगर 3 पे गिरा तो बेटे आपका पार्शियल लाइन आ गया, 4 से 2 पे गिरा तो क्या होगा, बाल्मर लाइन आ गया, 4 से 1 पे गिरा तो लाइमन लाइन आ गया, पर इसमें कोई ब्रैकेट लाइन नहीं आएगी। और हमने यही बोला कि इसमें लाइमन लाइन हो सकती है, इसमें पार्शियल लाइन की फ्रीक्वेंसी के बराबर हो सकता है, इसमें बाल्मर लाइन हो सकती है, पार्शियल के बराबर हो सकता है, बट ब्रैकेट नहीं हो सकती। ब्रैकेट तब बनती है जब इलेक्ट्रॉन फोर्थ पे गिरता है, उस पे गिरने के लिए इलेक्ट्रॉन फोर्थ से ऊपर होना चाहिए था, पर ये फोर्थ पे नहीं गिर रहा है, इस वजह से बेटे हमारे पास मैक्सिमम एक्साइटेड स्टेट कैन बी फोर्थ। बोलो क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? ओके ओके बेटा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन कर लिया, अगला क्वेश्चन देखिए, अभी थ्योरेटिकल क्वेश्चन कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन मैं तुम्हें ऑलरेडी भी करवा चुका हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं ऑलरेडी भी तुम्हें करवा चुका हूं बोर मॉडल में, और मैं दोबारा चाहूंगा कि तुम्हें समझ में आए। आपको बोला इन विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन, in which of the following transition energy released is maximum, energy released is maximum, in which of the following transition energy released is maximum, किसमें एनर्जी रिलीज मैक्सिमम होगी? और हमसे दिया गया है n1, n2 एंड n1 दे रखे हैं, n1 n2 दिया 100 a में, n1 दिया 10, b दिया n2 10 और n1 दिया है 7, c दिया n2 3 2 और n1 दिया है 1 और d दिया है n2 3 n1 1। चलो आंसर बोलो, ये हैव ऑलरेडी डन दिस, क्विकली आंसर बोलो। ऑब्वियसली आंसर इज डी, ये पहले करवाया है मैंने। हमें इसमें ये ध्यान रखना था कि हमें n1 छोटे से छोटा चाहिए, n1 छोटे से छोटा, अगर n1 बराबर होता है तो n2 देखते हैं, n2 बड़े से बड़ा, पहले n1 देख लेते। अगर n1 एक ही जगह सबसे छोटा होता तो वही आंसर लिख देते, बट अगर दो जगह पे एक जैसा है तो फिर n2 देखते हैं। इस तरह से बेटे हम ये क्वेश्चन निकालते, पहले भी तुम्हें क्लियर किया था ये क्वेश्चन और अब दोबारा कर दिया ताकि प्रॉब्लम ना रहे। आगे चलते मेरे दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन हमसे बोला जाता है फाइंड द फ्रीक्वेंसी, फाइंड द वेव नंबर, wavelength, frequency and energy of number 1 second Balmer line, ठीक, और नंबर 2 limiting line of Paschen। चलो जी, हमें इनका वेव नंबर, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, एनर्जी, ये सब कुछ निकाल के बताएं। देखो जी, बाल्मर जो है इसकी सेकंड लाइन बोली गई पहले, तो सेकंड लाइन के लिए बाल्मर का n1 होता है 2, ग्राउंड स्टेट बाल्मर की 2, और n2 क्या होता है बाल्मर के लिए? बेटा सेकंड लाइन बोली है, फर्स्ट लाइन होनी थी 3 to 2, सेकंड लाइन 4 to 2, तो यहां n2 4 to 2 होगा। बेटे अगर थर्ड लाइन बोलते तो 5 to 2 बाल्मर की, ऐसी पास्चन की थर्ड लाइन बोलते तो पास्चन का n1 3, तो फर्स्ट लाइन 4 to 3, सेकंड लाइन 5 to 3, थर्ड लाइन 6 to 3 एंड सो ऑन। तो यहां पे n1 n2 समझ में आ गया, और वेव नंबर का फॉर्मूला हमें पता है 1 by lambda RH into 1 by n1 का स्क्वायर माइनस 1 by n2 का स्क्वायर into z स्क्वायर। अब बेटे जी मान लो मैंने यहां पे ऑफ दिस और दे दिया इन
He1 पॉजिटिव स्पेक्ट्रम, हीलियम स्पेक्ट्रम में पूछा है, तो हीलियम स्पेक्ट्रम में ZB2 हो गया। देखो बेटा जो सॉल्व करते हैं ना, RH की वैल्यू पहले नहीं पुट करनी, कैलकुलेशन लंबी हो जाती है। तो 1 बाय लैम्डा RH इंटू 1 बाय 2 का स्क्वायर माइनस 1 बाय 4 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर। सो 1 बाय लैम्डा इज इक्वल टू RH इंटू, यहाँ पे आया 4 और 16, तो यहाँ पर 16 ऊपर आएगा बेटा हमारे पास, यहाँ पे क्या 4, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1, ठीक, इंटू 2 का स्क्वायर, मतलब 1 बाय लैम्डा इज इक्वल टू RH 3 बाय 16 इंटू 4, यानी 1 बाय लैम्डा इज इक्वल टू RH 3 बाय 4। अब RH की वैल्यू पुट करो, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ RH, ठीक, तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा इजीली। तो 1 बाय लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 9 6 7 8 इंटू 3 बाय 4। तो एक ही बार कैलकुलेशन करनी हो बेटा, ये 1 बाय लैम्डा क्या होता है, तो 1 बाय लैम्डा यानी वेव नंबर RH की टर्म्स में निकाल लो और फिर RH पुट कर देना। अब मान लो इसी की वेवलेंथ भी पूछी है आपको, वेवलेंथ 1 बाय वेव नंबर उल्टा हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू इससे उल्टी लिख देना 4 बाय 3 RH, लैम्डा हो गया 4 बाय 3 RH, इजंट इट, ठीक, ये वेवलेंथ हो गई। अब अगर फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो C बाय लैम्डा, ठीक, यानी आप लिख सकते हो C इंटू 1 बाय लैम्डा। 1 बाय लैम्डा की वैल्यू पता है, तो हम यहां लिखेंगे C इंटू 3 RH अपॉन 4। बेटे C स्पीड ऑफ लाइट होता है, 3 इंटू 10 टू पावर 8। RH खास ये सेंटीमीटर में, ये मीटर में नहीं ले लेना, या तो इसको भी सेंटीमीटर में या इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेना, यूनिट सेम रखना, यूनिट्स का गड़बड़ नहीं कर देने का। तो फ्रीक्वेंसी, और रही बात एनर्जी, एनर्जी NHC बाय लैम्डा यानी HC बाय लैम्डा, यानी HC इंटू 1 बाय लैम्डा। 1 बाय लैम्डा की वैल्यू निकाल चुके हो, तो HC इंटू 3RH अपॉन 4, इसको सॉल्व कर लो, एनर्जी आ जाएगी। बोलो भाई, बात क्लियर हुई है सारी की सारी कि नहीं? जल्दी बोला यस और नो। इजी है क्वेश्चन ये, ऐसे किसी भी लाइन का पूछ लिया जाएगा, ऐसे किसी भी लाइन का, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन, फर्स्ट लाइन, बाल्मर सीरीज, पास्टन सीरीज, बस आपको N1 N2 पता होना चाहिए, Z पता होना चाहिए, सॉल्व करो, RH की टर्म्स में सॉल्व करना और लास्ट में RH की वैल्यू पुट करना। और ये भी देख लेना कि आपके आंसर में मीटर दिया सेंटीमीटर दिया, क्योंकि ये वैल्यू मैं सेंटीमीटर वाली यूज कर रहा हूं, C मैं मीटर वाला यूज करूंगा, तो यहाँ पे भी मीटर वाला यूज करूंगा। ऐसे ही HC का के साथ भी जब मल्टीप्लाई करेंगे, अगर ये आपने SI लिया तो ये भी SI लेना है, बोलने का नहीं। अब लिमिटिंग लाइन के लिए एक शॉर्टकट बना सकते हैं, लिमिटिंग लाइन के लिए पास्टन की लिमिटिंग लाइन, तो पास्टन का N1 बोलो क्या होता है, पास्टन का N1 3, और लिमिटिंग लाइन के लिए N2 बोलो, लिमिटिंग लाइन के लिए N2 होता है इंफिनिटी, इंफिनिटी टू 3। किसी भी लिमिटिंग लाइन के लिए 1 बाय लैम्डा इज इक्वल टू RH इंटू 1 बाय N1 का स्क्वायर माइनस 1 बाय इंफिनिटी का स्क्वायर इंटू Z स्क्वायर, एनीथिंग डिवाइडेड बाय इंफिनिटी इज 0। तो फॉर्मूला कैन बी इजीली सॉल्व, RH अपॉन N1 का स्क्वायर इंटू Z स्क्वायर फॉर लिमिटिंग लाइन, ये सीधा फॉर्मूला यूज होता है। दिस इज फॉर लिमिटिंग लाइन, दिस इज फॉर लिमिटिंग लाइन। तो सीधे पुट करो, इंफिनिटी इंफिनिटी पुट करने की जरूरत है नहीं। तो 1 बाय लैम्डा इज इक्वल टू RH इंटू Z 2 का स्क्वायर, N1 3 का स्क्वायर, तो आ गया 4RH अपॉन 9। ये 1 बाय लैम्डा आ गया, किसका, लिमिटिंग लाइन ऑफ पास्टन। लैम्डा पूछा है तो इसका उल्टा 9 अपॉन 4H। अगर न्यू पूछा है तो C से मल्टीप्लाई करना है, 4RH अपॉन 9 इंटू C,
ठीक है जी। और अगर एनर्जी पूछी है तो hc से मल्टीप्लाई करना है, 4nh अपॉन 9 इंटू hc। तो ऐसे बेटा वेवलेंथ, वेव नंबर, फ्रीक्वेंसी, एनर्जी सब निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो इससे? बोलो मेरे प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया कि नहीं आ गया? जल्दी बोलने का यस और नो। ओके, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। ऐसे क्वेश्चन तो आपको बार बार मिलेंगे, फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन जो भी, लेकिन अगला जो क्वेश्चन करवा रहा हूं वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बहुत बार ये क्वेश्चन आता है। और कैसे सॉल्व करना है ध्यान दे दीजिएगा। मैंने कहा कि दुनिया में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो तुमने देखा नहीं होगा। अगर तुम मेरी क्लासेस पढ़ते हो तो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो कभी देखा नहीं होगा। चलिए, सो नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन को देखिएगा प्लीज। पहले हमें बोला कैलकुलेट द वेवलेंथ, या क्वेश्चन हमें दिया है what transition in helium-1 positive spectrum have same wavelength as first Lyman line in hydrogen spectrum। ठीक, देखो बेटे, यहां पे आपको सेम वेवलेंथ दिया गया हो, या सेम फ्रीक्वेंसी दे दिया गया हो, या सेम एनर्जी दे दिया गया हो, या सेम वेव नंबर दे दिया गया हो, सभी को एक ही तरीके से सॉल्व करना है। ऑल विल बी सॉल्व सेम। आपको चाहे सेम वेवलेंथ दिया, सेम फ्रीक्वेंसी दिया, सेम एनर्जी दिया, सेम वेव नंबर दिया, एक ही तरीका है। हमें यहाँ पे हीलियम के स्पेक्ट्रा की ट्रांजिशन पूछी है। हमें ना तो यहाँ N2 पता है, ना तो हमें N2 पता है, ना हमें N1 पता है इसका। ठीक, ये पूछा है। जबकि हाइड्रोजन हमें दे रखा है, हाइड्रोजन का फर्स्ट लाइमन लाइन का N1 जो है वो 1 है, N2 जो है फर्स्ट लाइन का वो 2 to 1 है। हमें ये पता था कि यहाँ पे 1 by lambda will be RH into 1 by N1 का स्क्वायर माइनस 1 by N2 का स्क्वायर इंटू Z स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। तो हम ये कह सकते थे कि RH ऑफ दिस इंटू 1 by N1 का स्क्वायर माइनस 1 by N2 का स्क्वायर इंटू Z स्क्वायर। यहां पे हीलियम के लिए Z स्क्वायर 2 का स्क्वायर, Z स्क्वायर 2 का स्क्वायर होगा। ठीक, और यहां पे RH इंटू 1 by N1 है 1 का स्क्वायर माइनस 1 by 2 का स्क्वायर, Z की वैल्यू कितनी है 1 का स्क्वायर। ऑब्वियसली इसका वेवलेंथ और इसका वेवलेंथ बराबर है, तो ये दोनों बराबर होंगे। These both should be same। तो इन दोनों को इक्वेट कर देने का, इक्वेट कर दिया, RH से कट गया RH, RH से कट गया RH, तो ये क्या बना, ये बना 4 by N1 का स्क्वायर माइनस 4 by N2 का स्क्वायर शुड बी इक्वल टू 1 by 1 माइनस 1 by 4। इसको सॉल्व कर लिया। नाउ इक्वेट फर्स्ट टर्म विद फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से इक्वेट करो। इक्वेट फर्स्ट टर्म विद फर्स्ट, मतलब 4 by N1 का स्क्वायर शुड बी इक्वल टू 1। तो N1 का स्क्वायर must be equal to N1 का स्क्वायर must be equal to, ये ऊपर चला गया 4, तो N1 is equal to
रूट ऑफ 4 दैट इज 2, यहां 2 आ गया। फर्स्ट टर्म को मैंने फर्स्ट टर्म से इक्वेट कर दिया है बेटा, फर्स्ट टर्म इज इक्वेटेड बाय फर्स्ट टर्म, यहां पे भी 4 लिखना गलत लिख दिया था, 4/4 तो दोनों जगह मल्टीप्लाई होना है ना, तो आपने फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से इक्वेट कर दिया है, और सेकंड टर्म को सेकंड टर्म से इक्वेट करेंगे। ये 4 दोनों जगह मल्टीप्लाई होना था, गलती पहले ऐसे लिख दिया मैंने, तो 4/n2 का स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू 1/4, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, n2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 16, तो n2 इज रूट ऑफ 16 दैट इज 4, तो ट्रांजिशन आ गई, n2 4 n1 2, दैट इज सेकंड लाइन ऑफ बाल्मर, सेकंड लाइन ऑफ बाल्मर। बोलो भाई क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी बोलने का। हमें एक दिया है, दूसरा निकालना है, हमने दोनों की वैल्यू लिखी, इक्वेट कर दी, इक्वेट करके सॉल्व किया, फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से इक्वेट करना, सेकंड टर्म को सेकंड टर्म से इक्वेट करना, आंसर निकाल देना। कर सकोगे क्वेश्चन? स्नेहा, कभी ऐसा नहीं होता, ठीक, कभी भी ऐसा नहीं होता, कोई रूट में नहीं आता, यही आएगी वैल्यूज। तो इस तरह से हमने ये क्वेश्चन सॉल्व करना था, तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन तुम्हें अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो बेटा ये क्लियर कर दें सर। हाँ जी बेटा बोलो वंश। सर जब भी हमें ऐसे आंसर देना है तो हमेशा बाल्मर की अकॉर्डिंग ही देना है या किसी में भी दे सकते हैं? हाँ जी क्या बोलो? जैसे आपने लास्ट में सर कंक्लूड किया ना, सेकंड लाइन ऑफ बाल्मर में आंसर दिया, तो जरूरी है कि बाल्मर में देना? नहीं बेटे, वो तो हमें यार, हमें तो सिर्फ n1 n2 पूछा था, वो मैंने ले दिया, साथ में लिख दिया कि सेकंड लाइन ऑफ बाल्मर इज इक्वल टू द फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन, बाल्मर की सेकंड लाइन हीलियम की विल बी इक्वल टू द फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन, वो मैंने लिख दिया। अदरवाइज तो आपको ट्रांजिशन बतानी है। ओके सर। क्वेश्चन में तो 4 ऑप्शन दी होंगी ना, पता चल जाएगा किसके हिसाब से पूछा जा रहा है। ओके सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन दिस स्पेक्ट्रम, ध्यान दीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको कहा है calculate the wavelength emitted during a transition, calculate the wavelength emitted during a transition, calculate the wavelength emitted during a transition, calculate the wavelength emitted during a transition of electron in between two levels of lithium ion, in between two levels of lithium ion, in between two levels of lithium ion, whose sum is 4 and difference is 2. हमें वेवलेंथ एमिटेड करनी है, कैलकुलेट ड्यूरिंग अ ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बिटवीन टू लेवल्स whose sum is 4 and difference is 2. मतलब ये कह रहा है कि n2 plus n1 इसका सम 4 है और n2 minus n1 डिफरेंस 2 है। हमें ऐसे ट्रांजिशन के लिए वेवलेंथ निकालना है, तो ये दो इक्वेशंस बन गई। तो वेरी सिंपल, दोनों को आप क्या कर दो, ऐड, दोनों इक्वेशन को ऐड करो, ऐड करोगे तो यहां आ जाएगा 2n2, ये कैंसल, इज इक्वल टू 6, तो n2 इज इक्वल टू 6/2 दैट इज 3। यहां n2 आ गया, फिर किसी एक एक्सप्रेशन में वैल्यू पुट कर दो, n2 plus n1 is equal to 4, तो n2 is 3 plus n1 is equal to 4, तो n1 4 minus 3 that is 1, तो भैया n2 भी पता चल गया, n1 भी पता चल गया।
अब ऑब्वियसली 1 by lambda is equal to RH into 1 by n1 का स्क्वायर माइनस 1 by n2 का स्क्वायर into z स्क्वायर। फॉर्मूला में वैल्यू पुट करो, आराम से निकाल लो कि 1 by lambda is equal to RH into 1 by 1 का स्क्वायर माइनस 1 by 3 का स्क्वायर into 3 का स्क्वायर। So 1 by lambda is equal to RH into 8 upon 9 into 9। ठीक है जी, क्लियर। यहां 9 आना था, यहां 9 minus 1 8, बाहर का 9 तो ये कैंसिल हो गया। तो 1 by RH 8 RH, ऑब्वियसली लैम्डा इज इक्वल टू 1 by 8 RH। RH की वैल्यू पुट करो, सॉल्व कर दो, आंसर निकाल दो। बोलो क्लियर। ओके ओके, तो ये सम और डिफरेंस वाला क्वेश्चन भी करवा दिया, मिटा दो इसको। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। सी द क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट व्हिच कैन बी आस्क्ड। अब आपको बोला है फाइंड द वेवलेंथ इन लिथियम स्पेक्ट्रा, find the wavelength of lithium 2 positive spectra, find the wavelength for lithium 2 positive spectra for the same line, for the same line in hydrogen having wavelength x meters, having wavelength x meter, लाइन सेम है यानी n1 n2 सेम है, यानी 1 by n1 का स्क्वायर माइनस 1 by n2 का स्क्वायर into z स्क्वायर, ठीक। RH लाइन सेम है तो ये वाला पार्ट सेम है, तो 1 by lambda इसकी वैल्यू थी। इसका मतलब हम ये लाइन सेम कह रहे हैं, तो दो जब लेंगे तो आपस में कट सकेंगे। तो सिर्फ ये सारी चीज सेम होगी, फर्क किस पे डिपेंड करेगा, z पे। तो अगर सेम लाइन हो तो 1 by lambda is directly proportional to z square, ये lambda is inversely proportional to z square हो जाएगा यहां पर। तो lambda of h आपने लिथियम का निकालना है, तो lambda of lithium 2 positive by lambda of h is equal to z of h का स्क्वायर by z of lithium 2 positive का स्क्वायर। क्यों जी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल करना है सीधे सीधे ही। तो भैया ये निकालना था, डिवाइड बाय x, हाइड्रोजन का z 1 का स्क्वायर, लिथियम का z 3 का स्क्वायर। तो ऑब्वियसली लैम्डा ऑफ लिथियम 2 पॉजिटिव इज x upon 9, ये आंसर आ गया। तो बेटे अगर कभी भी हमें लाइन सेम दे दी गई हो तो ये ध्यान रखना, लाइन सेम दे दी गई हो तो ये ध्यान रखना, एटम अलग अलग हो, लाइन सेम एटम अलग अलग, तो ये ध्यान रखना। बोलो भाई क्लियर और नॉट। सो बेटा दीज वर द क्वेश्चंस। बाकी मैंने आपको थ्योरी में बताया, जैसे RH का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन पूछा जाता है, RH का एक्सप्रेशन पूछा जाता है, या फिर लाइंस का सम पूछा जाता है, टोटल एनर्जी डेल्टा E, En माइनस E1, वो सब कुछ। यस सुजस, अरे कुछ भी तो नहीं है यार, अगर ये लाइन सेम है, ये सब कुछ सेम है, तो दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू z हुआ कि नहीं। तो 1 by lambda is inversely proportional to z square। तो बस लिथियम का यहाँ ऑपोजिट, हीलियम का यहाँ ऑपोजिट, क्या पुट करना है इसमें,
बोलो क्लियर हो जस? सो मेरे प्यारे बच्चों, इसके बाद मेरे को एक भी क्वेश्चन और दिखा देना कि सर इस तरह का क्वेश्चन आया जिस स्पेक्ट्रम। मैंने आपको थ्योरेटिकली हर एक क्वेश्चन करवा दिया, पहले हर एक क्वेश्चन करवा दिया, अब हर एक क्वेश्चन करवा दिया। अब तुम आराम से इस सारे की एक्सरसाइज कर सकोगे। आपको बेटा मैंने एक असाइनमेंट दे रखी है आपके नोट्स में। आफ्टर दिस हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा के बाद एक फ्यूल होगा और कुछ उसके कंसेप्ट बूस्टर्स होंगे। तो आज का तुम्हारा होमवर्क ही होगा, सॉल्व द फ्यूल ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा का सारा फ्यूल, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा का सारा फ्यूल। कृष्णांश आवाज नहीं आ रही है भाई? तो अपना नेटवर्क सही करो, इधर से सही है, ठीक? तो आगे चलते दोस्तों, ठीक? ये हो गया आज की कहानी, हमने पहले की प्रॉब्लम्स।